हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग हेल्दी हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। ये है पीरियोडिक टेबल सीरीज की वीडियो नंबर 3, जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं ट्रेंड्स इन आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस के अंदर पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स आते हैं ग्रुप में पीरियड के लॉन्ग, अगर उसे समझना है, उसके बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट होने वाली है। आयनिक रेडियस का बेटा डीपली मीनिंग मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, यहाँ पे मैं उसका लिंक लगा दूंगी, और एटॉमिक रेडियस वगैरह सब हमने कवर किया था। इसका जो मीनिंग है प्लस इसका जो भी इसमें ट्रेंड्स आते हैं ना, वो एकदम एटॉमिक रेडियस जैसे ही होते हैं। मतलब जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जाने में पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज करता है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम मूवमेंट करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। सेम ट्रेंड अप्लाई होगा बेटा आयनिक रेडियस को भी, ठीक है, क्योंकि आयनिक रेडियस कुछ अलग नहीं है। जैसे एटॉमिक रेडियस में एटम होता है, आयनिक रेडियस में आयन होता है तो वो रेडियस यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक का वो जो डिस्टेंस है वही है वो रेडियस, वही है आयन के साइज का मेजर, राइट। लेकिन फिर आप कहोगे कि फिर इस न्यू वीडियो की क्या जरूरत है, क्योंकि बेटा यहाँ ये जो जनरल ट्रेंड है ये तो आयनिक रेडियस पे भी एज इट इज एप्लीकेबल है, ये तो आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है बेटा। लेकिन जो यहाँ एडिशनल चीज है, मैं आपको कहूंगी यहाँ पे 2 एडिशनल बातें हैं समझने वाली, ठीक है। तो वो 2 बातें हम समझेंगे और फिर उसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सो वीडियो में बने रहे मेरे साथ। सो वो 2 बातें क्या है मैंने यहाँ पे लिखी है, बारी बारी से आपको समझाऊंगी। पहली बात हम समझेंगे, अगर हम ट्रेंड्स इन आयनिक रेडियस देखें तो हमें ये 2 जरूरी बातें समझनी है। पहली बात क्या है, द फर्स्ट थिंग इज कि कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर सोडियम आयन है और सोडियम एटम है तो दिस कैटायन, द पॉजिटिव आयन, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। और जो एनायन है जस्ट इससे ऑपोजिट, वो अपने पेरेंट एटम से बेटा हमेशा बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड आयन है और फ्लोरीन एटम है, तो फ्लोराइड आयन दैट इज द नेगेटिव आयन, एनायन, राइट। तो एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है साइज में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऑल्दो मैंने इसके ऊपर ना शॉर्ट्स बनाई हुई है चैनल पे, मैं उनका लिंक भी यहाँ पे लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। तो द थिंग इज कि कैटायन पेरेंट एटम से छोटा होता है, एनायन पेरेंट एटम से बड़ा होता है। वो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये आपको ना पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट आपका अप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेशन होगी आपकी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, जब आप ट्रेंड्स इन आयनिक रेडियस के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, वो भी हम करेंगे। और दूसरी बात बेटा समझने वाली ये है कि जब आपको कुछ ऐसी स्पीशीज दिख जाएं जिनके इलेक्ट्रॉन्स का काउंट, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, यानी कि जो उनमें टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो स्पीशीज में सेम है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है। तो वो स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का काउंट सेम हो उन्हें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो जब आपको कभी भी क्वेश्चन में कहीं पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिख जाएं, वहां पे आपको आयनिक रेडियस या फिर टोटल एटॉमिक रेडियस, मतलब बेसिकली आयनिक एटॉमिक रेडियस का ही क्वेश्चन होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिख जाएं और वहां पे आपको डिसाइड करना है कि ट्रेंड इन आयनिक रेडियस क्या होगा, तो वहां पे क्या ट्रिक है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट से, ये वाले पॉइंट को समझकर, ओके। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटम अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम एटम जो होता है इसका Z क्या होता है 11। इट मीन्स कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं, या कह लो 11 यूनिट, या फिर कह लो कि 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, और टोटल उसके शेल्स में 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 11 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है,
ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये उसका न्यूक्लियस है। इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, तो इसके अंदर आपके पास 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूक्लियस पे, और ये 2, फिर ये 8 और 1, ये हैं टोटल इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम एटम के। तो ये क्या ड्रॉ किया हमने, ये हमने ड्रॉ किया है सोडियम एटम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। थर्ड शेल में ये एक उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बात आ जाती है कि इसका अगर आप रेडियस बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, अगर मैं बात करूं तो इट विल बी न्यूक्लियस के सेंटर से ये बाहर वाले वैलेंस शेल तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। इसकी वैल्यू होती है 186 पिकोमीटर्स, ठीक है। अब आप समझना, ठीक है। अब सोडियम एटम से अगर सोडियम आयन बनाना है, ये कैटायन, तो कैसे बनेगा, कैसे बनता है ये तब बनता है ना जब ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये एटम लूज कर देता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, अब क्या बनेगा, ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस, ये पहला शेल जिसमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका दूसरा शेल जिसमें कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये तीसरा शेल जो तीसरा शेल था वो अब आपको ड्रॉ करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो अब निकल चुका है। इस सोडियम एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तब जो है वो सोडियम आयन बन गया, Na से Na प्लस बन गया। क्यों और कैसे अगर आपको समझना है तो आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या होता है, देखो न्यूक्लियस के अंदर 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं दैट स्टैंड फॉर 11 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके ओवरऑल इस एटम पे, सोडियम एटम पे, किसी भी एटम की तरह ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है और ये जो नेगेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन्स में है, ये सारे इक्वल नंबर के 11-11, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन अब उसने जब ये अपना बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया, तब उससे जो ये स्पीशीज बन रही है बेटा, अब जरा इसका देखना, हिसाब किताब करना। इसमें आप देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया ना, उसमें तो यही रहेंगे 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 11 प्रोटॉन्स के कारण, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी वजह से आएगा 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज। सो न्यूक्लियस के अंदर तो वही रहा सेम 11 पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स के हो गए 10 नेगेटिव चार्जेस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। मतलब इसके पास तो 10 सोडियम एटम के पास तो बेटा 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन सोडियम आयन के पास क्या है, 11 प्रोटॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ 10 हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ 10 हो गए, एक लॉस्ट हो गया ना। सो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं है। अब नेगेटिव 10 है, पॉजिटिव 11, तो नेट क्या है, ओवरऑल नेट क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पूरी स्पीशीज पे। उसी को तो ये लिखते हैं हम प्लस, यहाँ पे Na प्लस मतलब N के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो वो समझ आ रहा है ना लॉजिकली, है ना। सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन्स तो 11 थे पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। पॉजिटिव चार्ज बेटा इस केस में 1 यूनिट से एक्सीड कर रहा है इस स्पीशीज में, सोडियम आयन में, तभी उसको Na+ लिखते हैं। तो अब इस आयन का भी जो रेडियस होगा, इस आयन का जो रेडियस होगा क्या होगा, वो यही न्यूक्लियस के सेंटर से उसके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ वैलेंस शेल था थर्ड शेल, ठीक है, यहाँ वैलेंस शेल है ये है सेकेंड शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ सोडियम आयन, ठीक है बेटा। इस केस में तो आपको ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 शेल्स थे पहले, अब 2 हो गए, है ना। वैलेंस शेल थर्ड था, यहाँ पे वैलेंस शेल सेकंड है, तो देखने से ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि न्यूक्लियस से वैलेंस की जो दूरी है वो कम हो रही है,
क्योंकि पहले थर्ड शेल तक थी, अब सेकंड शेल तक की ही दूरी है। तो यहाँ तो देखने से समझ आ रहा है इस एग्जांपल में कि जो सोडियम आयन का रेडियस है सोडियम एटम से कम होता है। जैसे ये वैल्यू है 186 पिकोमीटर बेटा एटम की बड़ा है, और कैटायन जब बन गया तो 95 पिकोमीटर। सो देखो 95 186 से कितना छोटा है ना, ऑलमोस्ट हाफ और डबल का फर्क हो रहा है यहाँ पर। सो कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, सोडियम आयन सोडियम एटम से छोटा है, ये बात आपको समझ में आई। लेकिन ये सिर्फ इस एग्जांपल में था कि एक शेल ही कम हो गया, वैलेंस शेल ही जो है वो थर्ड से सेकंड पे चेंज हो गया, तो ऐसे सीधा सीधा समझ आ गया। लेकिन इसका जो एक्चुअल रीजन है ना, जो एक्चुअल लॉजिक है बेटा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वही हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, जो कारण है कि क्यों कैटायन अपने पेरेंट एटम से, कोई भी कैटायन बेटा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, तो उसका जो लॉजिक है, रीजन है, इसी एग्जांपल से समझेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके लिए पहले आप ये नोट करो, ये टर्म नोट करो बेटा। द टर्म्स इज, ये रब कर रही हूँ, ये टर्म नोट करो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे कि क्यों बेटा कैटायन एटम से छोटा होता है, एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। दोनों का जो रीजन है, लॉजिक है, वो ये है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये क्या चीज है, आओ समझो। देखो देखो बेटा, समझना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल सा है बेटा। जब ये मेरे पास एटम था, सोडियम एटम, इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या था, बराबर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का नंबर क्या था, बराबर। ओवरऑल इस पे जीरो चार्ज आ रहा था, नो नेट चार्ज, कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये हर एटम में होता है, किसी भी एटम पे चार्ज नहीं होता। तो उससे होता ये है कि अब आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो डेफिनेटली उनके बीच में अट्रैक्शन तो होनी है। सो बेसिकली क्या होता है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। 11 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज जो बेटा एटम के सेंटर में बैठे हैं, वो अपने अराउंड जो 11 यूनिट नेगेटिव चार्जेस हैं उनको खींच रहे होते हैं अपनी तरफ। ठीक है, द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस, बट चार्जेस का नंबर क्या है, बैलेंस, बराबर। ठीक है, लेकिन जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसका कैटायन बनता है, जैसे Na का Na+ बना इलेक्ट्रॉन निकल के, तब ये जो बैलेंस है चार्जेस का ये गड़बड़ा जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। जैसे इसमें क्या है, जैसे हमने देखा एटम के सेंटर पे 11 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन अब वो अपने अराउंड 11 नेगेटिव चार्जेस नहीं बल्कि 10 नेगेटिव चार्जेस, 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब आप खुद सोचो, जो खींचने वाले हैं, जिन्होंने खींचना है, यानी कि ये प्रोटॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, उनका नंबर तो सेम है, लेकिन जिनको खींचकर अट्रैक्ट करके लाना था अपनी तरफ, है ना, जिनको खींचना है, यानी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस, उनका नंबर बेटा 1 से कम हो गया है ना, 11 से 10 हो गया है। तो खींचने वाले की ताकत तो वही है, लेकिन जिनको खींचना है उनका नंबर कम हो गया है। तो खुद सोचो इन दोनों में से कहां पर ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगी। वेयर विल बी, आई कैन से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहां पर होगी, यहां या यहां बेटा, इस केस में होगी। 11 प्रोटॉन्स अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो वो और स्ट्रांगली खींच पाएंगे, और स्ट्रांगली उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे, पुल कर पाएंगे, राइट। सो द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस आर सीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच इन केस ऑफ दिस सोडियम आयन। और ऐसा ही हर कैटायन में होता है, क्योंकि एटम से कैटायन बेटा तभी बनता है, एटम से कैटायन तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा। सो समझो अब, ठीक है, फिर से जब भी एटम से कैटायन बनेगा तो
कैसे बनेगा? प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम रहेगा न्यूक्लियस में, पॉजिटिव चार्जेस तो सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे एटम से केटायन बनने पे। तो अब वही सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है इनको, है ना, उन पे जो बोझ है वो कम है, तो उनकी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस होंगी, दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली। और जब भी बेटा किसी चीज को, वैसे देखो ये चार्ज बैलेंस बिगड़ गया है ना, और अब जो है ये यहाँ पे इस केस में, केटायन के केस में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शंस हो रही है, इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कि न्यूक्लियर, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माने के, देखो समझना इसको, हाँ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जैसे न्यूक्लियस पे जो चार्ज है बेटा, वो तो इस केस में भी 11 यूनिट्स पॉजिटिव है ना, और इस केस में भी 11 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है, भले सोडियम एटम है, भले सोडियम आयन है, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों केसेस में सेम है ना, इधर भी 11 इधर भी 11 है, समझ रहे हो, न्यूक्लियस पे चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इफेक्टिव का मतलब ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि जिसका इफेक्ट फील हो रहा है, इन इफेक्ट जो फील हो रहा है रिजल्टेंट न्यूक्लियर अट्रैक्शंस या पुल की फॉर्म में, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन फील हो रही है, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वो बेटा इन दोनों केसेस में डिफरेंट है ना, जो मैंने अभी समझाया, हमने समझा है ना। इस केस में ये 11 प्रोटॉन्स जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ 11 प्रोटॉन सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो यहाँ पे हो रही है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शंस। सो ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बेटा, वो इस केस में ज्यादा है, किसमें? इस केस में, केटायन के केस में ज्यादा है, ठीक है। सो यही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, कि जिसमें आप प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों का नंबर कंसीडर करते हो, दोनों चार्जेस को देखते हो, ठीक है, फिर देखते हो कि जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है कि नहीं। और इसके बारे ये चीज याद रखना, नोट कर लो ऐसे ही जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है बेटा, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब भी बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो हमेशा जो भी साइज है ना, रेडियस है, जो साइज है वो हमेशा डिक्रीज करता है। जैसे यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, तो ये न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से खींचेगा, एटम का साइज कंट्रैक्ट करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, और ये एक्चुअल में मैं बता रही हूँ आपको, ये केस जब एटम से आयन बनेगा, अभी समझाऊंगी, तब बेटा, तब हमेशा जो भी साइज रेडियस है उसमें इंक्रीज आता है, उसमें इंक्रीज आता है, ठीक है। तो ये एक नोट कर लेना साइड पे, कभी भी कहीं पर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो उससे साइज हमेशा डिक्रीज करेगा बेटा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज कर रहा है तो साइज हमेशा इंक्रीज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता है, ठीक है। सो जब वो ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा बेटा, ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा तो साइज क्या कर जाएगा? सिकुड़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, वो अच्छे से नहीं खींच रहा है, तो जो कंपैरेटिवली साइज है एटम का या आयन का वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बेसिक समझ में आया, ठीक है। तो इसी वजह से बेटा ये सोडियम आयन सोडियम एटम से छोटा है, और हर केटायन अपने एटम से छोटा होता है, क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा ये हो रहा होता है। ये आपका मतलब, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो केस है ये केटायंस के लिए, केटायंस में ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है जी, और उसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है। सो ऑलवेज कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स। और जो ये केस है ये आपका एनायंस के लिए है, कि एनायंस में क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, तो उससे साइज बढ़ जाता है, और एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। तो इसको भी मैं आपको समझाती हूँ अगला एग्जाम्पल लेके। ये एग्जाम्पल देखो, फ्लोरीन एटम मैंने ड्रॉ किया है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इट मींस कि उसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होते हैं और उसके अराउंड 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 और फिर ये 7, ठीक है। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। अब इसमें अब आप देखो जो चार्जेस का बैलेंस है
हर एटम की तरह वो एकदम बैलेंस्ड है। न्यूक्लियस में 9 पॉजिटिव चार्जेस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के 9 नेगेटिव चार्जेस है। कुल मिला के रिजल्टेंट चार्ज इस पे कोई नहीं है, 0 है, फ्लोरीन एटम, है ना। और ये 9 पॉजिटिव चार्ज 9 नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं, दैट इज द सिनेरियो इन द फ्लोरीन एटम। और इसके यहाँ से सेंटर से लेके वैलेंस शेल का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम ये होता है बेटा आपका 64 पिकोमीटर, ये वैल्यू होती है, इस एटम के साइज की वैल्यू होती है, ठीक है। दैट्स द सिंपल थिंग। अब देखते हैं कि जब इस एटम से एनायन बना, एटम से बेटा एनायन बना तो वो कैसे बनेगा। एटम से एनायन F से F माइनस ये तब बनता है जब बाहर से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर गेन होता है, उसके वैलेंस शेल में बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। सो ये इसका जो शेल है ना, वैलेंस शेल, इसमें पहले कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, टोटल यहाँ पर हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये 2 और 8 मिलाकर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में, टोटल बेटा हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो वही हैं, कितने, 9 प्रोटॉन। सो अब चार्जेस का अगर आप बैलेंस देखो तो इस स्पीशीज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर 9 पॉजिटिव चार्ज हैं जो, पर उनके अराउंड 10 नेगेटिव चार्ज हैं, 10 ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। सो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज इस स्पीशीज पे आ रहा है। उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस, एक माइनस चार्ज F माइनस। सो जब F से F माइनस बना, एटम से एनायन बना, तो क्योंकि बाहर से एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बेटा बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे 9 से 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। सो हमेशा जब भी एटम से एनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से होगा क्या, ये चार्ज अनबैलेंस, ठीक है। क्या कि अब जो खींचने वाले हैं, जिन्होंने खींचने वाले प्रोटॉन्स का नंबर तो बेटा सेम ही है दोनों केसेस में। एटम में भी 9 है न्यूक्लियस के अंदर और आयन में भी 9 ही है, लेकिन जिनको खींचना है उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बेटा क्या हो रहा है, एटम से एनायन की तरफ जाने में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या बढ़ रहा है ना। सो अब क्या हो रहा है, अब ये जो 9 प्रोटॉन्स हैं, ये जो 9 प्रोटॉन्स हैं F माइनस के अंदर, उन्हें 10-10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना पड़ रहा है। तो न्यूक्लियस की जो पुल है, जो पकड़ है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, जो अट्रैक्शन है, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीकर हो जाएगी इस केस में। सो एनायन के केस में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो एटम के कंपैरिजन में वीकर हो जाएगी, क्योंकि अब पहले 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, लेकिन अब 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को भी खींचना है। तो नाउ द पुल, द अट्रैक्शन व्हाट हैज हैपेंड, वीकर हो गई है, जिसे कि बोलते हैं, देखो वही न्यूक्लियर चार्ज तो बेटा यहाँ पे 9 यूनिट ही है, 9 यूनिट पॉजिटिव और 9 यूनिट पॉजिटिव दोनों केसेस में। न्यूक्लियस पे चार्ज तो 9 पॉजिटिव ही है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में कम हो गया है, ओके, ये कम हो गया है, डिक्रीज कर गया है, ठीक है। सो ऐसा ही होता है जब भी एटम से एनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका वो डिक्रीज कर जाता है, और उसके डिक्रीज करने से पुल कम होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे इन कंपैरिजन टू एटम। तो जो साइज है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी अट्रैक्शन या पुल ने ही साइज को कम करना होता है, राइट। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, सो साइज इंक्रीजेस। सो यही होता है एनायंस के केस में कि क्यों एनायंस एटम से बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू देखो, ये जो फ्लोराइड आयन है, इसका जो रेडियस है, यानी इसके न्यूक्लियस से वैलेंस का डिस्टेंस, ये है 136 पिकोमीटर। देखो यहाँ पे 64 था और यहाँ पे 136 है ना, यानी कि उसके डबल के अराउंड है ना, डबल से थोड़ा ज्यादा। सो वो चीज है, इतना फर्क पड़ रहा है एटम से आयन बनने पे
कि उनका एनायन के केस में साइज एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये थी पहली बात समझने वाली। जब भी आप किसी एटम, किसी आयन को ना उसके पेरेंट एटम से कंपेयर करो तो देखो कि वो कैटायन है या एनायन। अगर कैटायन है तो उसका साइज छोटा होगा, एनायन है तो बड़ा होगा। क्यों होगा, उसके पीछे का सारा लॉजिक आपने चार्ज बैलेंस से समझा, और इस टाइप से चार्ज बैलेंस करके आप कभी भी समझोगे ना तो कभी भी गलत नहीं होगा। यही है एक्चुअल लॉजिक, दैट इज लुकिंग फॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आई होप आपने ये नोट भी कर लिया होगा छोटा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। अब हम दूसरी बात समझते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाली। तो पहले तो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइडेंटिफाई कैसे करते हो। देखो, अगर मैंने यहाँ पर ये 4 आयंस लिख दिए, मैंने लिख दिया O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस आयंस लिख दिए मैंने, है ना। तो अगर मैं बोलूंगी ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यानी इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वो सेम है, तो आओ पहले वो समझ लेते हैं क्यों और कैसे। देखो, ये सभी के पहले ना एटॉमिक नंबर देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखोगे, ठीक है। तो सबका मैंने Z लिख दिया यहाँ पे, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। इसका मतलब कि उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में, है ना। सो प्रोटॉन्स का नंबर तो यही होगा इनका, है ना। ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बेटा कैसे आता है, अगर आपको प्रोटॉन्स का नंबर पता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे आता है आयंस केस में, इस पे भी मैंने शॉर्ट्स बनाई हुई है। अगर आपको देखनी है मैं उसका भी लिंक यहाँ पे लगा दूंगी, बाकी आप देखो भाई। अगर नेगेटिव चार्ज है, एनायन है जैसे ये दोनों में, तो जितना नेगेटिव चार्ज है, इस पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इस पे 1 यूनिट, उतना वैल्यू आप प्रोटॉन्स में ऐड कर देते हो। क्या कर देते हो, उतनी वैल्यू प्रोटॉन्स में ऐड कर देते हो। जैसे ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन्स है, उस पे यहाँ पे ऑक्साइड है, 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो 2 ऐड कर दो, तो वहां से आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। सो 8 + 2 करके 10 आ गए, है ना। उसी तरह F माइनस है, तो प्रोटॉन्स का नंबर 9 है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो 9 + 1 करके आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ओके, ठीक है। रब कर देती हूँ। अब कैटायंस के केस में क्या करते हैं, जो पॉजिटिव आयंस उनके केस में जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे, उतनी वैल्यू प्रोटॉन्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस कर दो प्रोटॉन्स में से, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज तो 2 माइनस कर दो उसके प्रोटॉन्स में से, तो 11 - 1 करके बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए सोडियम आयन में, और 12 में से 2 माइनस करके ये 2 पॉजिटिव चार्ज, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम आयन भी 10 आ गए, 12 में से 2 माइनस करके, ठीक है। ये मैं रब कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैसे आपको इन सबकी एटॉमिक नंबर, इनके प्रोटॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लिखकर दे दिया है। अब यही देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है बेटा, ये सभी केसेस में क्या आ रहा है, 10 10 10 10। जो मर्जी स्पीशीज है पर सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम आ रहा है। इन सभी आयंस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये आपकी चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ ये कि आयनिक रेडियस, अब अगर आपको इनका कंपेयर करना है, छोटा बड़ा ढूंढना है, स्मॉलेस्ट कौन है, बिगेस्ट कौन है, ऑर्डर में लगाना है, तो जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिखे वहां आपको आयनिक रेडियस का ट्रेंड लगाना हो, तो जो आपको है ये ट्रिक फॉलो करना है। सीधा पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, फिर उसका लॉजिक समझाऊंगी, ठीक है। सो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक ये कहता है कैटायन के लिए जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी कैटायन पे, उसका साइज उतना सिकुड़ जाएगा, उतना छोटा होगा, ठीक है। यानी कैटायन विद द मोर पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये नोट कर लो ट्रिक, ठीक, छोटा सा, हैज अ स्मॉलर आयनिक रेडियस, ठीक है। जैसे अगर इन दो कैटायंस में बात करूं, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है, सोडियम पे 1 पॉजिटिव है, तो किस पे ज्यादा चार्ज है, इस आयन पे। सो इसका जो आयनिक रेडियस है वो इससे छोटा होगा। मैं अगर यहाँ पे लगा ही दूं इनका ऑर्डर, है ना, लाइक दिस होगा, ये आयन इस आयन से छोटा होगा। तो अगेन मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ये मैं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही बता रही हूँ। सो जब भी आयनिक आयंस दिए हो, है ना, ट्रेंड बताना हो, ऑर्डर में लगाना है, उस पर क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले चेक कर लो कि वो दिए गए आयंस कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो आप सीधा सीधा ये ट्रिक लगाओगे, ठीक है।
सो गिवन किन्हीं दो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस में बात कर रही हूँ कि आप कटायंस जब कंपेयर करते हो तो जिस कटायन पे मोर पॉजिटिव चार्ज है बेटा उसका स्मॉलर आयनिक रेडियस होगा। सो इस तरह Mg2+ का Na+ से छोटा रेडियस है, छोटा आयनिक रेडियस है, ठीक है। ये आयन छोटा है, ये आयन बड़ा है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट पढ़ो यहाँ पे जो मैंने लिखा है एनायन के लिए, मैंने कैटायन के लिए बताया, एनायन के लिए बेटा जब आप एनायंस कंपेयर करो, ऐसे एनायंस जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, तो एनायन विद द बेटा मोर नेगेटिव चार्ज हैज बिगर आयनिक रेडियस। सो एनायन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है। सो कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उसका साइज उतना श्रिंक कर जाएगा, लेकिन एनायन पे जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना एक्सपैंड कर जाएगा। सो एनायन विद द ग्रेटर मोर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, एनायन विद द मोर नेगेटिव चार्ज हैज अ बिगर आयनिक रेडियस। यही बस ट्रिक है, ठीक है। सो जैसे आप एनायंस कंपेयर करो जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, जैसे ये ऑक्साइड और फ्लोराइड, तो बेटा यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है O2- के पास। सो O2- आयन F- आयन से क्या होगा, बड़ा होगा, उसका बिगर आयनिक रेडियस होगा, ठीक है। सो आप ऐसे साइन लगा सकते हो कि O2- F- से बड़ा है, दिस इज बिगर आयन एंड दिस इज स्मॉलर आयन। बाकी एक मैंने यहाँ पर ये एक और पॉइंट लिखा है एडिशनल, क्या लिखा है, कैटायंस जो हैं वो एनायन से छोटे होते हैं। अगेन सो आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो उसमें कैटायंस जो हैं वो हमेशा छोटे ही होंगे एनायन से। तो इन जनरल भी कैटायन एनायन से छोटे होते हैं ज्यादातर, बट बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, जैसे ये जो 4 आपको दी गई हैं, तो हमेशा कैटायन जो होंगे वो एनायन से छोटे होंगे, कैटायन छोटे होंगे, एनायन बड़े होंगे, ठीक है, आयनिक रेडियस में। तो जैसे ये बेटा दोनों एनायन है, ये दोनों कैटायन है, तो ये एनायंस हैं तो इसलिए ये क्या होंगे, इनसे बड़े होंगे। तो फाइनल एक साइन लगाऊं ऑर्डर में तो वो ये आ जाएगा, ये। So these anions are bigger than these cations. Within these anions हमने ये वाला पॉइंट लगाया ट्रिक का कि anion with the more negative charge is bigger, has bigger ionic radius, और within the cations हमने ये वाला पॉइंट लगाया बेटा cations वाला ट्रिक का कि the cation with the more positive charge that is smaller। फाइनल ऑर्डर ये निकल के आता है, सबसे बड़ा ऑक्साइड आयन है, फिर फ्लोराइड आयन है, फिर सोडियम आयन है, फिर मैग्नीशियम आयन है, ये है उनका ऑर्डर ऑफ बेटा आयनिक रेडियस। अब आपको डायरेक्टली ये ट्रिक ही लगाना है, लेकिन इसको समझें अगर, है ना, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक अगेन वही सेम, चार्ज बैलेंस, बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लॉजिक जो है इसका वही है सेम, क्या जो हमने पढ़ा अभी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो देखो आप, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को देखो, खींचने वालों का नंबर यानी प्रोटॉन्स का नंबर, और जिन्हें खींचना है अपनी तरफ यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। वहां से देखो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं इन चारों में आपको कंपेयर करके बताऊं ना तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने इनके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए हैं इस केस में, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअली जैसे ऑक्साइड है, इसमें 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे और उसके अराउंड 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। 8 पॉजिटिव चार्जेस को 10 नेगेटिव चार्जेस को खींचना है, 8 प्रोटॉन्स को खींचना है, किनको, 10 इलेक्ट्रॉन्स को, इन द ऑक्साइड आयन बेटा। फ्लोराइड आयन में क्या हो रहा है, 9 पॉजिटिव चार्जेस को 10 नेगेटिव चार्ज खींचने हैं। सोडियम में 11 पॉजिटिव चार्ज हैं जिन्हें 10 नेगेटिव चार्जों को खींचना है। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स को बेटा खींचना है 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बेसिकली क्या आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो सेम होता है, तो जिनको खींचना है न्यूक्लियस की तरफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन ने, वो इलेक्ट्रॉन्स, उनका नंबर तो सेम है, ठीक है। सभी के केस में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्योंकि सभी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर Z अलग है, राइट। तो उसकी वजह से उनके जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, उनका नंबर डिफरेंट है, होगा ऑब्वियसली, है ना। ऑक्सीजन में 8 है, फ्लोरीन में 9 है, सोडियम में 11 है, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स हैं। सो जिनको खींचना है उनका नंबर सेम है, पर जिन्हें खींचना है
मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाना है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, वो नंबर डिफरेंट है। और वो बेटा खुद सोचो, अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, खींचने जिनको हमें पुल करके लाना है, वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो फिक्स है ना, वो तो 10 है सब केस में। सो बाहर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर अगर बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा तो वो स्ट्रांगली पुल कर पाएंगे ना उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? साइज का कम होना, वो अट्रैक्शंस करके पुल करके साइज डिक्रीज करेंगे। तो वो केस बेटा बन रहा है यहां पर 12 प्रोटॉन्स हैं और उन्हें 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, यहां न्यूक्लियर अट्रैक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो यहाँ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो उसकी वजह से जो साइज है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा स्मॉल होगा। साइज क्या है? स्मॉलेस्ट है, मतलब आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और वही देखो हमने ऑर्डर में लिखा भी है, सबसे ज्यादा छोटा आयनिक रेडियस मैग्नीशियम आयन का है इस पूरी सीरीज में। और वही ऑपोजिट, अगर प्रोटॉन्स का नंबर बेटा कम है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर कम है, सबसे कम जिसमें है दैट इज दिस वन, ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 8 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, है ना। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस हैं वो आपकी वीकेस्ट हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लोएस्ट है, ठीक है। और इस तरह से आयनिक रेडियस जो होगा, जो साइज होगा इस आयन का, वो क्या होगा? लार्जेस्ट। सो ये है लार्जेस्ट आयन और ये है स्मॉलेस्ट आयन इस पूरी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की सीरीज में, ठीक है। यही लॉजिक है, मतलब ठीक है, इस ट्रिक का यही लॉजिक है। सीधा आपको तो ट्रिक ही लगा देना है, कैटायन और आयन जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए, बट लॉजिक वही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर्स के थ्रू हम देखते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शंस को, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, तो वही चीज है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये 2 एडिशनल बातें हैं जो हमने समझनी थी, ठीक है, जब भी हमें आयनिक रेडियस के ट्रेंड्स पे क्वेश्चन करना हो पीरियोडिक टेबल में। उसके अलावा तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो बाकी का ट्रेंड है डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस भी एटॉमिक रेडियस की तरह ही सेम ट्रेंड लगेगा कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना है और अक्रॉस अ पीरियड जो है वो डिक्रीज होना है। तो अब इन सब चीजों को कंबाइन करके मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज, क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। साइज यानी कि वही रेडियस, कुछ एटम्स हैं यहाँ पे तो एटॉमिक रेडियस, कुछ आयंस हैं तो आयनिक रेडियस की बात हो रही है, दैट मीन्स दैट साइज, ठीक है। सो हमें बताना है इनमें से सबसे छोटा साइज किसका और सबसे बड़ा साइज किसका है। 4 चीजें दी हैं, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का आयन, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज होंगे। तो मैं इसको आपको चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में तोड़ के देती हूँ, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको देखना आप कि मैं क्या लिख रही हूँ। ये बेटा मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, और मैं एक बार सारा लिख देती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद आई कैन राइट MgAl से बड़ा है, ठीक है, और Mg2+ Al3+ से बड़ा है। यहाँ पे 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन लिखे हैं, इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे बेटा जो हमने पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन हो रही है, समझो। देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा है, Mg2+ से बड़ा है और Al3+ से बड़ा है। ये क्या है? ये वही चीज है जो मैंने आपको पढ़ाई। पहली जरूरी बात कि हर कैटायन जो होता है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, या पेरेंट एटम उसके कैटायन से बड़ा होता है। सो ये देखो मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम का ही कैटायन है
और Al3 प्लस Al का कैटायन है, सो द कैटायन विल बी स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, कैटायन विल बी स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो वो वाली बात यहाँ पे अप्लाई हो गई, राइट। तो उस बेसिस पे आपको ये इतनी इंफॉर्मेशन पता है कि कैटायन जो वो पेरेंट एटम से छोटा होता है, राइट। लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे पेरेंट एटम है वो उसके रिस्पेक्टिव कैटायन से बड़ा होता है साइज में, तो वो मैंने लिखा यहाँ पर, ओके। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा Mg2 प्लस Al3 प्लस से बड़ा है, मतलब ये जो कैटायन है वो इस कैटायन से बड़ा है। ये मैं किस बेसिस पे लिख रही हूँ, ये मैं इस बेसिस पे लिख रही हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दियो है ना स्पीशीज, उसमें से ये दो स्पीशीज, एक ये, चलो ये ऐसा नहीं करती, खराब नहीं करती मैं इसको, एक ये और एक ये बेटा, ये जो दो आयंस मुझे दिए हैं यहाँ पे, ये ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। आप करके देखो, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। Z लिखो दोनों का, ठीक है, Z लिखो। मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13, तो प्रोटॉन्स इसके 12 इट मीन्स और इसके 13 हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे कैटायन में, जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन में से माइनस करूंगी, मतलब यहाँ पर मैं 12 में से 2 माइनस करूंगी, यहाँ पे मैं 13 में से 3 माइनस करूंगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, 12 में से 2 गए 10, 13 में से 3 गए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दोनों में, तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो हमने ट्रिक सीखा था कि उसमें क्या है, ये दोनों कैटायंस हैं, तो कैटायन वाला पॉइंट लगेगा, कैटायन वाला ट्रिक लगेगा कि जिस कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो वो उतना ही छोटा होता है साइज में, तो दीज आर द टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायंस। इस पे ज्यादा चार्ज है बेटा, इस पे कम है, सो दिस एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम 2 प्लस आयन। वही मैंने लिखा है यहाँ कि Mg2 प्लस आयन Al3 प्लस आयन से बेटा बड़ा है। तो यहाँ पर आपका क्या पॉइंट लगा, यहाँ पर बेसिकली मैं सारा कर दूं तो आपका ये लग गया कॉन्सेप्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला, ठीक है। तो ये समझ में आता है इतना इंफॉर्मेशन है। फिर मैंने एक तीसरी इंफॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे, क्या, Mg Al से बड़ा है, मैग्नीशियम एटम एल्यूमिनियम एटम से बड़ा है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एटम दिया ना, सो Mg Al से बड़ा है। ये अब मैंने किस बेसिस पे लिखा है, ये मैंने आपके जनरल ट्रेंड के बेसिस पे लिखा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, राइट। तो ये बेटा दोनों जो एलिमेंट्स हैं ना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये आपके, ये क्या है, ये आपके सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। कैसे, ऐसे देखो, अगर मैं पूरा थर्ड पीरियड नहीं लिख रही, थोड़ा सा पार्ट लिख रही हूँ उसका हिंट के लिए, तो अगर मैं थर्ड पीरियड लिखूँ ना, जैसे ये थर्ड पीरियड चल रहा है, तो थर्ड पीरियड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका मैं लिखती हूँ सोडियम, मैग्नीशियम बेटा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे चलता है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आगे। सो ये एक ही पीरियड में आते हैं, एक ही रो में आते हैं, द थर्ड पीरियड। तो यहाँ पर आप देखो, ये है आपका मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे आप सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है ऑन मूविंग लाइक दिस, राइट, जो मैंने आपको समझाया था पूरा लॉजिक से। तो एल्यूमिनियम क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है ना, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जा रहे हो तो आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो पीरियड में, साइज डिक्रीज होगा, सो एल्यूमिनियम विल बी स्मॉलर देन मैग्नीशियम। वही मैंने यहाँ लिखा है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लग गया सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब क्वेश्चन पे वापस आओ, ये आपको 4 स्पीशीज दी थी, मैंने इन्हीं में कुछ कंपैरिजंस करके आपको अलग अलग जो लॉजिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सिखाए, ठीक है, वो बताए। अब इन सबको कंबाइन करके, इन सारी इंफॉर्मेशंस को कंबाइन करके आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन में मुझसे सिंपली उसने ये पूछा था, चारों में से सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट, और सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट। तो आओ मेरे साथ करो, देखो बेटा,
आप देख रहे हो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से छोटा होता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम आयन जो है वो मैग्नीशियम आयन से छोटा होता है, एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम से भी छोटा होता है। तो बेटा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है बेटा ये Al3+ आयन, क्योंकि एल्यूमिनियम एज एन एलिमेंट मैग्नीशियम से छोटा है, एटम भी, और जब उसका आयन बन गया एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम से भी छोटा है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से छोटा है, और एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम से भी छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? Al3+ का आयन। ओके, सो ये आपका कौन हो गया? ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट स्पीशीज। अब बात करते हैं लार्जेस्ट की। तो अब यहां देखो, मैग्नीशियम एटम जो है वो एल्यूमिनियम एटम से बड़ा होता है, और जो मैग्नीशियम एटम है वो मैग्नीशियम आयन से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा हुआ बेटा ये मैग्नीशियम एटम, ठीक है। जो मैग्नीशियम एटम है वो एल्यूमिनियम से तो बड़ा ही है और उसके आयन से भी बड़ा है। सो ये इससे भी बड़ा है, सॉरी ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा, और इससे ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो ये है आपका यहाँ पे द लार्जेस्ट स्पीशीज। सो इन चारों में से बेटा सबसे बड़ा साइज है मैग्नीशियम एटम का, सबसे छोटा एल्यूमिनियम आयन का। दैट्स इट, यही हमें इसमें बताना था, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से ही था। तो आई होप मैंने आपको इसको डीपली सारे जितने कंसेप्ट्स हैं उसके थ्रू ही हमने अप्लाई करके देखो इसको सॉल्व किया है। तो यही चीज़ें थी जो ज़रूरी थी बताने की, ठीक है। आयनिक रेडियस के बारे, उसमें आ रहे ट्रेंड्स के बारे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे। मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करूँगी, ठीक है, कोशिश करूंगी कोई PYQ ही मैं लूँ, ठीक है, आपका नीट या जेई का, और वो आप ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, और उसके बाद फिर मैं उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।